सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होते हैं, कौन कौन से वीक फील्ड लाइगेंड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा खैर कुछ खास तो है नहीं। चलो ठीक है, सो विल कंटिन्यू नाउ। सो वी हैव टू राइट, अब यहाँ पे देखो कुछ फैक्टर्स है, ठीक है। फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया, ठीक है। द फर्स्ट फैक्टर इज लाइगेंड्स। अगर 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 लाइगेंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ इज स्मॉल और लार्ज, correct. If it is a strong field ligand, then the value of delta O is large. If it is a weak field ligand, then the value of delta O is small. ठीक है, ये तो आपको ध्यान में आ ही गया है। इसके अलावा हमने पेयरिंग एनर्जी डिस्कस कर लिया। हैव वी डिस्कस पेयरिंग एनर्जी कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, ठीक है। अब यही पॉइंट आप लिखो। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, पॉइंट नंबर 1, चार्ज ऑन central metal atom, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, चार्ज ऑन central metal atom, ठीक है। वेरी सिंपली, एज चार्ज ऑन central metal atom increases, ठीक है, डेल्टा ओ वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि अगर आप डेल्टा ओ कंपेयर करोगे तो जनरली M4 प्लस विल हैव ग्रेटर देन M3 प्लस विल हैव ग्रेटर देन M2 प्लस एंड सो ऑन। देख लो, charge on central metal atom increases, delta O increases. ठीक है। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होता है? नहीं, सेंट्रल मेटल एटम हुआ ना, सेंट्रल मेटल एटम पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? ठीक है। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको कहीं पे दिया गया है प्लैटिनम 2 प्लस, अगर आपको कहीं पे दिया गया है प्लैटिनम 4 प्लस, ठीक है, आपको एक जगह दिया गया प्लैटिनम 2 प्लस, आपको एक जगह दिया गया प्लैटिनम 4 प्लस, तो किस केस में पेयरिंग होने के चांसेस ज्यादा है या किस केस में इनर डी ऑर्बिटल्स होने के केसेस ज्यादा है? करेक्ट। तो इनर डी ऑर्बिटल तब होता है जब आपका डेल्टा ओ का वैल्यू जो है वो लार्ज है, ठीक है। तो इन इन दिस केस बिटवीन प्लैटिनम 2 प्लस एंड प्लैटिनम 4 प्लस, ऑब्वियसली प्लैटिनम 4 प्लस का डेल्टा का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, या उस केस में पेयरिंग के जो है चांसेस ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का मतलब क्या हुआ कि क्या वो 5D सीरीज को बिलोंग करता है या वो 4D सीरीज को बिलोंग करता है या वो 3D सीरीज को बिलोंग करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी देखो आपका बहुत ही सिंपल सा है कि डेल्टा ओ का वैल्यू जो है दैट इज मैक्सिमम फॉर 5D फॉलोड बाय 4D एंड फॉलोड बाय 3D, ठीक है। यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कभी भी कोई मेटल है जो कि 5D सीरीज को बिलोंग करता है वर्सेस अगर आपके पास कोई भी मेटल है जो कि 3D सीरीज को बिलोंग करता है, ठीक है, तो 5D सीरीज वाला मेटल जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा, ठीक है, 99% ऑफ द केस में ये जो है ये हमेशा पेयरिंग को प्रेफर करेगा, ठीक है। 3D वाला मेटल जो है, अब उस केस में आपको और भी फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे कि आपके पास लाइगेंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या फिर वो आपके पास वीक फील्ड लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो पेयरिंग को प्रेफर करेगा, वीक फील्ड है तो वो पेयरिंग को प्रेफर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास 5D का मेटल है तो फिर चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, ठीक है, वो हमेशा पेयरिंग को ही प्रेफर करेगा, ठीक है, लिख लो। ठीक है, इसमें आप ये सेंटेंस प्रॉपर लिखना कि इन केस ऑफ 3D अदर फैक्टर्स
In case of a metal from 3D, other factors such as ligands is needed. बता रहा हूँ, ठीक है. In case of 3D metals, other factors such as strong field ligand or weak field ligand is necessary. Strong field ligand or weak field ligand is necessary to determine whether it will be paired or unpaired. If a metal belongs to 5D, irrespective of strong field ligand or weak field ligand, it always favors pairing. Done. Irrespective of strong field ligand or weak field ligand, मतलब ligands कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. डन. थर्ड वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं. थर्ड वाला इज नेचर ऑफ लाइगेंड्स. ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है नेचर ऑफ लाइगेंड्स. ठीक है, यहाँ पे आपका एक तो आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये बहुत डिटेल में नहीं कर रहा. ठीक है, एंड वीक फील्ड लाइगेंड. ठीक है, और यहीं पे आपका आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, इसमें और कुछ खास डिस्कस करने के लिए है नहीं. इज दिस डन? ठीक है, अब आपको एक और चीज बस ध्यान में रखना है. ठीक है, जनरली तो आप ये रूल्स देख के कुछ भी फॉलो कर सकते हो. जनरली आप इन रूल्स को देख के आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन या स्पिन पेयरिंग या मैग्नेटिक मूवमेंट आप इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ. इन केस ऑफ 3D, ठीक है, इन केस ऑफ 3D अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो फिर पेयरिंग इज प्रेफर्ड. ठीक है, अगर आपके पास वीक फील्ड लाइगेंड है तो इन दैट केस पेयरिंग इज नॉट प्रेफर्ड. ठीक है, अगर आपके पास 4D है या 5D है, ठीक है, 99% ऑफ द केस में आपके पास पेयरिंग जो है वो होगा ही होगा. ठीक है, पेयरिंग जो है वो होगा ही होगा 99% केस में. नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पास ऑप्शंस ऐसे हैं, ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शंस ऐसे हैं कि एक केस में मेटल जो है वो +2 स्टेट में है एंड एक केस में मेटल जो है वो +4 स्टेट में है, अगर आपके पास ऑप्शंस ऐसे है तो ठीक है, या ऑब्वियसली यहाँ पे +3 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो टिपिकली, ठीक है, टिपिकली लोअर वाला जो होता है, ठीक है, टिपिकली लोअर वाला जो होता है दैट इज ऑब्वियसली वहां पे पेयरिंग इज नॉट प्रेफर्ड. जो हायर वाला होता है वहां पे पेयरिंग इज प्रेफर्ड. ठीक है, यानी कि अगर सपोज कर आपको एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया जाए जैसे कि निकिल Cl4 2-, ठीक है, एंड अगर आपको दिया जाए लेट्स से निकिल Cl4 न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल. तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो है दिस यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा. ठीक है, और यहाँ पे पेयरिंग जो है वो होगा. ठीक है, इवन दो यहाँ पे वीक फील्ड लाइगेंड है, ठीक है, बट यहाँ पे आप लाइगेंड का इफेक्ट नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आप सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज देख रहे हो. समझ में आया सभी को? कंप्लीट कर लो.
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी अगर ऐसा एक्सेप्शन करना होगा ना तो आपको ऑप्शंस देख के या क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। दोनों HS इज बाइसल्फाइड एज वेल एज मरकैप्टो, दोनों ये। यहां तक सभी का कंप्लीट हुआ क्या? नेमिंग में आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोबल्ट का ही इन जनरल आपको एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, सो ये वाला आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो कोबल्ट +3 स्टेट में, ठीक है, कोबल्ट +3 स्टेट में, ऑब्वियसली हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल डिस्कस करें। ठीक है, सो कोबल्ट +3 स्टेट में विथ H2O, H2O इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड। करेक्ट, H2O जो है वो वीक फील्ड लाइगेंड है, लेकिन जस्ट मैंने अभी क्या बोला, दिस इज गोइंग टू शो एक्सेप्शन, H2O इज अ वीक फील्ड लाइगेंड। ठीक है, पर जस्ट अभी मैंने बोला यहाँ पे ये जो है एक्सेप्शन शो करेगा। तो कोबाल्ट +3 स्टेट में विथ वाटर, ठीक है, प्रेफर्स पेयरिंग। ठीक है, अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन, यहाँ पे आप मेंशन कर लो। ठीक है, सिमिलरली C2O4 2- स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड। ठीक है, ऑल्सो अ वीक फील्ड लाइगेंड, बट अगेन इन केस ऑफ CO3+, यहाँ पे भी ये जो है ये पेयरिंग प्रेफर करता है। ठीक है, दीज टू आर दी एक्सेप्शंस, बट दिस इज फॉर कोबाल्ट 3+। ठीक है, अगर आपके पास कोबाल्ट 2+ है, ठीक है, तो इन दैट केस इट बिहेव्स नॉर्मली, इन दैट केस इट बिहेव्स एज इट इज, फिर दोनों ही जो है वो वीक फील्ड लाइगेंड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। लिख लो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन जो कि आपको दिया रहता है। कंप्लीट हुआ क्या? यस, ओनली CO3+। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बट यही आपको इन जनरल क्वेश्चन में आता है। डन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू डिस्कस इज CFSE। ठीक है, हमने पहले जो CFSE डिस्कस किया था दैट वाज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो पहले हमने CFSE डिस्कस किया था दैट वाज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी हमें जो CFSE डिस्कस करना है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली, हाउ मच या हाउ स्टेबल is the d subshell compared to hypothetical spherically, yes, ठीक है, compared to hypothetical spherically symmetric charge या लाइगेंड फील्ड। ठीक है, पहले आप एक दो एग्जांपल लिखो, फिर आपको ये चीज जो है समझ में आ जाएगा। पहले आप डेफिनेशन लिखो, विल डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ठीक है, सो देखो इसका डायग्राम आपको ऑलरेडी पता है। सो दिस इज व्हेन देयर आर नो लाइगेंड्स। ठीक है, दिस इज व्हेन अ स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, एंड इसी को हम स्प्लिट करते हैं दो दो पार्ट्स में। ठीक है, सॉरी ज्यादा हो गया। ठीक है, दिस इज योर EG, दिस इज योर T2G। ठीक है,
जो ये एनर्जी लेवल था इसका हमने नाम क्या दिया था बताओ? करेक्ट, दिस वाज कॉल्ड एज द बैरी सेंटर। ठीक है, जो ईजी था, ठीक है, ईजी जो था वो बैरी सेंटर से कितना ऊपर था? करेक्ट, 3/5 डेल्टा ओ। ठीक है, एंड जो T2G है वो बैरी सेंटर से कितना नीचे है? 2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, सो वी हैव टू यूज ओनली दिस डायग्राम। ठीक है, वी हैव टू यूज ओनली दिस डायग्राम, इनफैक्ट आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स सी, सपोज करो कि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, पहले चलो हम कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड फर्स्ट। आप कोई सा भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, लेट्स टेक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड फर्स्ट एंड लेट्स टेक D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रॉ कैसे करोगे बताओ? आप एक बार खुद से ट्राई करो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड D4 कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप ड्रॉ करोगे? ठीक है, देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन, सो 1 2 3, एंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग होगा। ठीक है, तो 3 एंड देन 4 जो है वो यहीं पर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स डू द सेम फॉर वीक फील्ड लाइगेंड, बहुत ही सिंपल सा ये। ठीक है, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज हियर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो यहाँ पे जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, अच्छा चलो हम एक और एग्जांपल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ ही देखेंगे। ठीक है, लेट्स सिमिलरली ट्राई D5, लेट्स सिमिलरली ट्राई D6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेम स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, उसके बाद जाके मैं आपको दोनों का एक साथ ही बताता हूँ। अगर आप D6 कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो D6 कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड इन दिस केस द D6 कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1 2 3 4 5 6। ऐसा आएगा, ऐसा नो? ठीक है, अब देखो इट्स वेरी वेरी सिंपल, आप ध्यान दो, आप ध्यान दो। दो एग्जांपल मैं करूंगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई से भी दो एग्जांपल मैं करूंगा। ठीक है, आप बाकी बाकी दो आप करो, मैं कौन से दो करूं बताओ? आई विल डू एनी टू एग्जांपल्स। चलो ठीक है, एक मैं फोर्थ कर दूंगा, उसके अलावा 1 and 4। ठीक है, ठीक है, मैं 1 and 4 कर रहा हूँ, आप ध्यान दो। ठीक है, 1 and 4 में कर रहा हूँ, बाकी के दो आप करो। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, एंड ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट एन एनर्जी लेवल ऑफ -2/5 डेल्टा ओ। ये सुनो, ये आएगा। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो। तो वेरी सिंपली इस कॉन्फ़िगरेशन का CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू द हाइपोथेटिकल जीरो लेवल। ठीक है, ये क्या आएगा? वेरी सिंपली देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स विच आर एट एन एनर्जी लेवल ऑफ -2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, प्लस 1 पेयरिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग करने में भी कुछ एनर्जी स्पेंड हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए +1 पेयरिंग। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लिखने का टेंशन मत लो। ये वाला एग्जांपल देखो। सो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बिलो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अबव। देखो वेरी सिंपली, सो यहाँ पे आपका CFSE कैसे आएगा? ठीक है, सो 4 इंटू -2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे है, प्लस प्लस देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि ऊपर है, +2 इंटू 3/5 डेल्टा ओ। यहाँ पे और माइनस साइन नहीं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल जो है ऊपर है। ठीक है, +1 पेयरिंग। इज दिस क्लियर? देखो आप एक बार। ठीक है, ऑब्वियसली आप चाहे तो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -0.8 डेल्टा ओ प्लस 1.2 डेल्टा ओ प्लस पी, सो विच इज बेसिकली
माइनस माइनस नहीं प्लस 1.2 डेल्टा ओ प्लस पी। यस, ये हमेशा पी ही रहेगा क्योंकि हमने एक जगह डिस्कस किया था कि पेयरिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्या रहेगा, दिस इज 0.4 माइनस 1.6 डेल्टा नॉट प्लस पी, ठीक है। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो, डजंट मैटर। नाउ अब आप सेकंड एंड थर्ड के लिए ट्राई करो। थर्ड क्या क्या कहाँ पे, अच्छा सॉरी यस मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, यू आर राइट, 0.4। यस, थर्ड में भी पेयरिंग आएगा। प्लस प्लस, अच्छा चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.4 डेल्टा नॉट प्लस पी, प्लस आएगा ना। नहीं 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 नहीं, जितने भी पेयरिंग है उतने टाइम्स आप करोगे। यहाँ पे एक पेयरिंग था तो मैंने इसको 1p लिखा, यहाँ पे एक पेयरिंग था तो मैंने 1p लिखा, यहाँ पे 3 पेयरिंग है तो आप 3p लिखोगे, ठीक है। जितने पेयरिंग होगा उतने टाइम्स, तो 2 3 पेयरिंग है तो आप 3p लिखोगे। चेक करें, ठीक है। देखो ये वाला काफी सिंपल सा ही है। सो 3 इंटू -2/5 डेल्टा ओ, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3/5 डेल्टा ओ, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ भी पेयरिंग नहीं है, तो अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करते हो, सो दिस इज -1.2, दिस इज 0.6, तो ये आएगा -0.6 डेल्टा ओ। चेक करो सेकेंड वाला, सेकेंड वाला सभी ने करेक्ट किया। 1.5 कैसे आएगा, कौन सा वाला, ये वाला करेक्ट है क्या, सेकंड वाला करेक्ट है, चेक कर लो एक बार आप। करेक्ट है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट ये वाला देखो, ठीक है। फिर देखो थर्ड वाला। सो थर्ड वाले में ऊपर के साइड तो कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पे CFSE कैसे आएगा, वेरी सिंपली CFSE आपका आएगा 6 × -2/5 डेल्टा ओ प्लस 3 पेयरिंग, ठीक है, +3 पेयरिंग, तो ये आपका आ जाएगा -2.4 डेल्टा ओ प्लस 3 चेक करो। सभी को समझ में आया, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यस यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, ये आपका 1.6 आएगा, यस यू आर राइट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आप चेक करो, इसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, यहाँ पे 0.8 नहीं, यहाँ पे 1.6 आएगा, एंड फाइनली आपका आएगा -0.4, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, आप करेक्शन कर लो। इज दिस डन, ठीक है। नाउ मेक अ टेबल, ठीक है, मेक अ टेबल। यहाँ पे आपका आएगा कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 एंड सो ऑन अप टू D10, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड, आपको यहाँ पे हर एक का CFSE लिख देना है, CFSE CFSE, ठीक है, फटाफट। जैसे हमने यहाँ पे पीछे में लिखा, ठीक है, इससे इसका CFSE ये आया, इसका CFSE ये आया, ठीक है। वैसे ही आपको D1 से लेकर D10 तक कंप्लीट कर देना है, ठीक है, फटाफट। आई थिंक 5 मिनट्स 10 मिनट्स शुड बी इनफ, हो जाएगा।
ठीक है, अब इसे 5 मिनट्स में फटाफट कंप्लीट करो। मेक अ टेबल, फिनिश दिस अप। मेक अ टेबल, फिनिश दिस अप, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। ठीक है।
डन। मुझे बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, मैं आपको कोई से भी 3 बता दूंगा, बताओ एनी 3 कौन से बताने? विच कॉन्फ़िगरेशन? I'll do any 3। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? 8 9 10, ठीक है। सो 8 9 10 स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ध्यान दो। अब हो गया, अब 8 9 10 फिक्स हो गया। सो D8, D9, D10, ठीक है। एक का स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ, एक का वीक बता रहा हूँ, ठीक है। चेक करो। सो D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इज 6 इंटू -2/5 डेल्टा O, ठीक है, प्लस 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 2 इंटू 3/5 डेल्टा O प्लस 3 पेयरिंग, ठीक है। मैं आपको इसका बी बता दे रहा हूँ। 6 इंटू 2/5 माइनस डेल्टा O प्लस 3 इंटू 3/5 डेल्टा O प्लस 1 2 3 4 4 पेयरिंग, ठीक है। इसका मैं आपको स्ट्रॉन्ग बता दे रहा हूँ। इसका तो बहुत ऑब्वियस है, इसका आ जाएगा सिंपली 5 पेयरिंग। चेक करो, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका भी 5 पेयरिंग, इसका भी 5 पेयरिंग। चेक करो, चेक करो, ठीक है। बाकी सब तो सिंपल है, इसके अलावा इसमें इतना कुछ खास डिस्कस करने के लिए है। Okay, so the next part that we have to discuss, the next part that we have to discuss is दोनों के लिए सेम ही आएगा ना, 8 to 10। 8 to 10 दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम आएगा, दोनों का एनर्जी जो है, यस, 8 to 10 दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम, एनर्जी भी सेम ही आएगा, यस, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, जस्ट कॉमन नोटेशन कि हम इसको बोलते कैसे हैं। जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, जहां पे वीक फील्ड होता है, वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है। जैसे कि सपोज को अगर आपको दिया गया D5 कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड में कुछ ऐसा आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। वीक फील्ड में D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ ऐसा आएगा 1 2 3 4 5। आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं स्पिन पेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑब्वियसली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आप लिख लो। In general, spin paired or low spin complex are inner d orbital complexes. Inner d orbital complexes. ठीक है. In general, these are outer d orbital complexes. लिख लो. ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दिया जाए इनर डी या आउटर डी. यस, स्पिन फ्री मतलब विदाउट पेयरिंग. नहीं 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 नहीं, ये तो बस मैंने आपको ऐसे D5 बोल दिया. ठीक है. जहां पर भी पेयरिंग होता है दैट इज स्पिन पेयर्ड और लो स्पिन. जहां पे पेयरिंग नहीं होता है दैट इज स्पिन फ्री और हाई स्पिन. ये तो मैंने एज एन एग्जांपल दे दिया. ऑब्वियसली दिस इज वैलिड फ्रॉम D1 टू D10. ठीक है, दिस इज वैलिड फ्रॉम D1 टू D10. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक केस पे दूं Cl एज अ लाइगेंड, ठीक है, Cl माइनस एज अ लाइगेंड, एंड एक केस में अगर मैं आपको दूं Cn माइनस एज अ लाइगेंड, ठीक है, तो Cl माइनस विल फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स? स्पिन फ्री और स्पिन पेयर्ड. वीक फील्ड तो है, करेक्ट. तो स्पिन फ्री बनेगा या स्पिन पेयर्ड बनाएगा? करेक्ट. सो Cl माइनस विल नॉट कॉज पेयरिंग, ठीक है. सो दिस विल फॉर्म स्पिन फ्री, ठीक है, और हाई स्पिन, ठीक है, और आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, Cn माइनस जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, सो इट विल मेक स्पिन पेड, ठीक है, और लो स्पिन, ठीक है, और इनर डी कॉम्प्लेक्स। देख लो, चेक करो, इज इज डन। जरूरी नहीं है, अगर आपके पास ऑड आ गया, जैसे यहाँ पे देखो D5 में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या सभी का? डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑल द लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में all the ligands approach along all the axis, ठीक है, which is why in case of octahedral the ligands that were most affected, the ligands that were most affected were dz square, ठीक है, and dx square minus y square। ठीक है, in case of tetrahedral complex it is assumed, ठीक है, in case of tetrahedral complex it is assumed that ligands approach from between the axis, या ligands approach between the axis। ठीक है, अब अगर ligands जो है वो एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहे हैं, तो अब कौन से ऑर्बिटल्स है जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे? करेक्ट, अब वो वाले ऑर्बिटल्स ज्यादा अफेक्ट होंगे जो कि एक्सिस के बीच में है। ठीक है, दैट इज डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, ठीक है, एंड डी वाई जेड। ठीक है, और दीज थ्री आर ऑल्सो कलेक्टिवली कॉल्ड एज T2G। ठीक है, so in case of octahedral EG was affected more than T2G। ठीक है, but in case of tetrahedral T2G is affected more than EG। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है या आपका डायग्राम जो है प्रैक्टिकली सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको उसको उल्टा कर देना है। कहने का मतलब दिस इज योर फ्री मेटल। ठीक है, सेम चीज अब आपका यहाँ पे सिर्फ EG और T2G जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सो EG एट द बॉटम, ठीक है, T2G एट द टॉप। अगेन यहाँ पे आपका एक हाइपोथेटिकल सा रहेगा जहां पर कि विच इज स्पेरिकली सिमेट्रिक। अगेन दिस विल बी कॉल्ड एज योर बैरी सेंटर। ठीक है, दिस इज T2G। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को, ठीक है, जहां पे ऑक्टाहेड्रल था वहां पे डेल्टा O था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रुक जाओ, पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आपका सिंपली आ जाएगा डेल्टा T। ठीक है, बाकी का बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हो। यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना होगा बताओ? फ्रॉम बैरी सेंटर टू T2G डिफरेंस कितना होगा? करेक्ट, सो दिस इज 2/5 डेल्टा T। बैरी सेंटर से लेके इसका डिफरेंस कितना होगा बताओ? -3/5 डेल्टा T। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, इसे आप कंप्लीट करो, कॉपी कर लो यहाँ तक। यहाँ पे आप एक और पॉइंट नोट करो, डेल्टा T इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। कॉपी कर लो।
इज दिस डन? ठीक है, इसके अलावा बाकी सब कुछ प्रैक्टिकली कर सकते हो, इसमें और कुछ खास नहीं। ठीक है, इसमें बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस are almost always high spin complexes. ठीक है, ऐसा क्यों आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, ऐसा क्यों? आपको इसी जितना आपको दिख रहा है उसके अंदर की उसका रीजन है. व्हाई डू यू थिंक सो? और व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, करेक्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे डेल्टा टी का वैल्यू, ठीक है, तो डेल्टा टी का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, डेल्टा टी का वैल्यू जो है दैट इज वेरी स्मॉल. एंड इफ डेल्टा का वैल्यू इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या है कि दिस इज जनरली लेस देन पेयरिंग. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पेयरिंग इट इज प्रेफर्ड कि वो जो है हायर ऑर्बिटल में चल जाए. ठीक है, so which is why tetrahedral complexes are almost always high spin complexes. कंप्लीट कर लो. करेक्ट. अरे डेल्टा tetrahedral complexes are almost always high spin complexes because the value of delta t is very small. ठीक है, the value of delta t is very small. डन. ठीक है, इसके अलावा बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही रहेगा कि अगर आपको सी एफ एस ई निकालना है तो सेम रहेगा. ठीक है, अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो भी सेम रहेगा, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो भी एग्जैक्टली सेम ही रहेगा. ठीक है, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. बस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बस इतना ही. ठीक है, ना द नेक्स्ट वन. ठीक है, द नेक्स्ट वन, अब इस पे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिकली कभी भी नहीं देखा है. ठीक है, बट स्टिल देन वी स्टिल हैव टू डू इट. द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर प्लानर. ठीक है, हमने ऑक्टाहेड्रल डिस्कस कर लिया, टेट्राहेड्रल डिस्कस कर लिया. देयर इज वन मोर. अगेन इसमें मैंने कभी भी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं बट फिर भी आप लिख लो. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर प्लानर. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी समझने का नहीं है, ये सिर्फ आप रखते जाओ. एसएफएल में भी नहीं होगा, पहले ऑक्टाहेड्रल क्या क्या क्या. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है, टेट्राहेड्रल में, तो भी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है टेट्राहेड्रल में तो भी आपके पास जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर प्लानर. ठीक है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, ये वाला आप रखते जाओ, इसमें कभी भी क्वेश्चन आएगा भी नहीं. ठीक है, बट फिर भी आप इसका रखते जाओ. सो इन दिस केस दी, अब देखो अगर स्क्वायर प्लानर है तो क्या अज्यूम्ड होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज जेड एक्सिस. स्क्वायर प्लानर है यानी कि कितने लाइगेंड्स होंगे? स्क्वायर प्लानर तो वही, स्क्वायर प्लानर तो फिर 4 लाइगेंड्स होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये अज्यूम किया रहता है कि जो 4 लाइगेंड्स है दे आर अप्रोचिंग फ्रॉम द एक्स वाई एक्सिस. ठीक है, दे आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस. तो अब ऐसे केस में कौन सा डी ऑर्बिटल सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा? हाँ, वापस सोचो. करेक्ट, तो ऐसे केस में आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो आपका सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा. ठीक है, तो स्क्वायर प्लानर में आपका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसा होता है? ठीक है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. सो सबसे बॉटम पे आपके पास आता है 2. ठीक है, सबसे बॉटम पे यू हैव डी वाई जेड एंड ऑब्वियसली यू विल हैव डी एक्स जेड.
ठीक है, क्योंकि ये तो एक्स और वाई के अलॉन्ग अप्रोच कर रहा है, तो जेड वाला जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट after that you have your dz square. ठीक है, after that you will have your after that you will have your dxy. ठीक है, and the most affected is dx square minus y square. ठीक है, बैरी सेंटर जो है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगेन इस पे मैंने क्वेश्चंस कभी भी नहीं देखे हैं। ठीक है, तो बस आप इस चीज को रख लो। अच्छा, एक और चीज, स्क्वायर प्लैनेट के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ। स्क्वायर प्लैनेट के केस में दी हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट DsP2। ठीक है, DsP2। कौन सा डी ऑर्बिटल यूज करेंगे बताओ हाइब्रिडाइजेशन के लिए? कौन सा डी ऑर्बिटल? आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, हाँ वैसे नहीं, 3D नहीं, 3D 4D नहीं, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा? अरे नालायको, इसमें से कौन सा यूज होगा? इसमें से कि भाई वाई जेड का स्पेसिफिक, अरे अगर एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो फिर दो कैसे आ रहेगा? ठीक है, सो इन केस ऑफ DsP2, इन केस ऑफ DsP2, डी जो है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होता है। ठीक है, एस तो एक ही है, पी कौन सा यूज होगा बताओ? आप डायग्राम देखिए बता सकते हैं, आप इस डायग्राम को देखिए बता सकते हैं कौन सा यूज होगा। पी कौन सा वाला यूज होगा? शाबाश। अगर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पी एक्स आएगा, यहाँ पे पी वाई आएगा, सो दिस इज पी एक्स एंड पी वाई। ठीक है, डन। अच्छा, ना इस केस में देयर आर अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, देयर आर अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस इन दिस केस। ठीक है, सपोज करो अगर आपको दिया जाए, सपोज करो आपको दिया जाए कॉपर 2+ कॉपर H2O4 2+। ठीक है, आप इसका ट्राई करो, इसका स्ट्रक्चर निकालने का। ठीक है, ये इसका शेप निकालने का ट्राई करो, आपके हिसाब से क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप आएगा? ट्राई करो। क्या क्या? हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, वही। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट नहीं चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट आपको वीवीटी में चाहिए था, अब तो आपको CFT आता है। अब आप ट्राई करो, अब तो आपको CFT आता है। DsP3 कैसे होगा? 5 थोड़ी ना चाहिए, यहाँ पे 4 है।
यहाँ पे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? इन दिस कॉम्प्लेक्स व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, अरे वाह, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग? In this case, in this complex, what is the configuration of copper? शाबाश, नालायकों की फौज भर रखी है तुमने। फाइनली एक सही आया जाके। ठीक है, कॉपर सबसे पहले होता है 4s1 3d10। ठीक है, कॉपर इज फर्स्ट ऑफ ऑल 4s1 3d10। यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 स्टेट में है। कॉपर अगर यहाँ पे +2 स्टेट में है, सो फाइनली कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d9। ठीक है, अब वापस से ट्राई करो। भाई P2D2 जैसा कोई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। तो सबसे पहले आपका कॉपर जो है sp3, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सो कॉपर यहाँ पे है 3d9। सो आप क्या बोलोगे? कॉपर इज 3d9, 1 2 3 4 pd, 4s, 4p एंड 4d। ठीक है, सो अगर 3d9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। चेक करो एक बार। चेक करो, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना दिया हुआ है? कोऑर्डिनेशन नंबर दैट हैज बीन गिवन टू यू इज 4। तो यानी कि आपको 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, यस और नो? यानी कि आपको 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो 4s से स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर आपको 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर क्या आएगा? स्ट्रक्चर या शेप कैसा आएगा? करेक्ट, शेप जो आएगा दैट शुड बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, हाउएवर, हाउएवर दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ठीक है, एक्चुअल में या एक्सपेरिमेंटली, it was found that this structure is square planar, this structure is square planar। ठीक है, एंड अगर ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर है तो फिर इसका HBD क्या आएगा बताओ? करेक्ट, देन इट्स HBD शुड बी DsP2। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, अब इस केस में इसका HBD जो है वो DsP2 कैसे आता है? इन दिस केस यहाँ पे जो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे जो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर एक और एक्साइटेड स्टेट में भेजते हो। ठीक है, दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन गेट्स सेंट इनटू एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब देखो आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है? 1 2 3 4 डी। ठीक है, सो दिस इज, अब अगर आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा दिया, दिस वाज 3d9, आपने अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा दिया तो अब कितना बचेगा? 3d8।
सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा, DsP2। तो आपने यहाँ से DsP2 जो है वो हाइब्रिडेशन के लिए यूज किया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो 4p में एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो हियर यू हैव एन एक्सेप्शन, ठीक है, कि जहां पे आपके पास 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, whenever you have a 3d9 कॉन्फ़िगरेशन एंड आपको दिया गया है कि वो स्क्वायर प्लानर ही फॉर्म कर रहा है, तो उसका हमेशा मतलब क्या होता है कि वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज प्रेजेंट इन एन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आप ये मेंशन कर लो, 3d इलेक्ट्रॉन is present in 4p excited state, ठीक है। ये चीज आप मेंशन कर लो, ठीक है। एंड आपके पास जितने भी D9 कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जितने भी आपके पास, यस डायरेक्टली पीक हो जाएगा, जितने भी आपके पास D9 कॉम्प्लेक्सेस होंगे जहां पर कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फ्री लाइगेंड है, जितने भी D9 कॉम्प्लेक्सेस है जहां पर कि स्ट्रॉन्ग फ्री लाइगेंड है, ठीक है, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रमोटेड यानी कि सेंट टू अ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, इन दिस केस वाटर इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है। हमने एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, कौन सा डी को क्यों नहीं? अच्छा आप बोलो 4d को क्यों नहीं? 4d को नहीं गया क्योंकि जो फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल था, मतलब पहली बात तो DsP2 जो है वो तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज हो गया, तो अब फर्स्ट ऑर्बिटल जो कि अवेलेबल है वो तो 4p अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए वो जो है वो 4p में प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ बीइंग इन 4d। इज दिस क्लियर? और कुछ इसमें डिस्कस करने लायक? इसमें हमने इफेक्टिव, अरे अभी तो बताया, देखो ध्यान दो। सो आपके पास यहाँ पे है 3d, ठीक है, यहाँ पे है 4s, यहाँ पे है 4p एंड यहाँ पे है 4d, ठीक है। सो ये यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप है, ये आपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर लिया, ठीक है। दिस इज 4p, इसका एक अवेलेबल है, दिस इज 4d। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल विच इज स्टिल अवेलेबल कौन सा प्रेजेंट है? यहाँ पर तो सारे फिल्ड अप हो गए ना, ये तो सारे फिल्ड अप है, ठीक है। तो जो लोएस्ट फर्स्ट अवेलेबल होगा वो ये बड़ा हुआ ना, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया, अब आप एक्सपेरिमेंटल डेटा याद रखोगे। क्रोमियम में कहाँ से आ गया? क्रोमियम में इस चीज का जरूरत नहीं है ना। देखो क्रोमियम में आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन आएगा ही नहीं, कॉपर में सिर्फ D9 कॉन्फ़िगरेशन था, करेक्ट, ठीक है। यस दिस इज आफ्टर कंसीडरेशन। तो तभी तो मैंने आपको बोला ना कि पहले ये पार्ट जो है ये थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया, ठीक है, थ्योरेटिकल में कहीं मैंने थोड़ी ना रोका। फिर मैंने क्या बताया कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है, बट अगर जो एक्सपेरिमेंटल आएगा आपको उसके हिसाब से थ्योरी मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटली स्क्वायर प्लानर है यानी कि DsP तो 100% आएगा, ठीक है। तो आपने ये इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट। इज दिस क्लियर? PZ इज अवेलेबल क्योंकि स्क्वायर प्लानर है, तो PX PY तो ऑक्यूपाई हो गया, PZ ही अवेलेबल है। इज इज डन, ठीक है। हमने सिडविग्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किया है क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दैट वन, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा और काफी सिंपल। सो सिडविग्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर,
ठीक है, वेरी सिंपल टॉपिक, 2 मिनट में हो जाएगा। नाउ यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सिंपली मतलब इतना ही है कि उस सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेंट्रल मेटल एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ Fe, ठीक है, ओनली Fe, तो इन केस ऑफ आयरन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव? Total, how many electrons does it have? So Fe has a total of 26 electrons. Yes or no? ठीक है, now what if I say Fe2 plus, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 24 होगा। ठीक है, what if I say Fe3 plus, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 23 हो गए। ठीक है, अच्छा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से आपके पास है निकल 2 प्लस, आयरन कोबाल्ट निकल। ठीक है, लेट्स से आपके पास है निकल 2 प्लस, तो अब इस निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 26 होंगे। ठीक है, लेट्स से आई गिव यू कोबाल्ट 3 प्लस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आयरन कोबाल्ट निकल, तो कोबाल्ट कितना हुआ? 27 हुआ। कोबाल्ट 3 प्लस यानी कि कितना आएगा? 24 आएगा। यहां तक पहली बात सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ व्हेनेवर देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मिंग, ठीक है, जब भी अगर सपोज करो ए जो है वो बी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ए बी को कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ इफ दिस Fe, ठीक है, इफ दिस Fe इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लेट्स से 1 लिगेंड, ठीक है, विथ 1 लिगेंड। चलो अभी इस लिगेंड को एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं। ठीक है, इस Fe2 प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स था बताओ? Fe2 प्लस के पास, सिर्फ Fe2 प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स था? करेक्ट, इसके पास था 24। ठीक है, अब इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, तो नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव? नालायको, यहां पे दिस इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे दिस इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? +2 आएगा। सो नाउ दिस हैज 26 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? ठीक है, पे अटेंशन, ध्यान दो आप। लेट्स से दिस Fe3 प्लस इज फॉर्मिंग 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, इट इज फॉर्मिंग 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? ठीक है, Fe3 प्लस खुद के पास कितने थे? 23 इलेक्ट्रॉन से, प्लस उसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए, और हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितने मिलते? 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते। यस और नो? सॉरी, और हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितने मिलते? 2 मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहेगा? 27 आ रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स से आई हैव NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, यहाँ पे निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन से? आप एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल। ठीक है, सो निकल हैज 28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2 है, तो यानी कि मुझे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ना हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज इट फॉर्मिंग? ठीक है, इट इज फॉर्मिंग 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, एंड ईच कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 34। सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा तो लेट्स टेक दिस वन। लेट्स टेक COCN 6 3 माइनस। ठीक है, आप इसका निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट इन दिस केस। आप इसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखो। ठीक है, सो आयरन
कोबल्ट, सो कोबल्ट इज 27। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोबल्ट जो है वो +3 स्टेट में है, ठीक है, तो -3 +6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। सो दिस इज 12 -3 9 9 + 27 दिस गिव्स यू 36। चेक करो, ठीक है। सो दिस इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज वेरी सिंपली number of electrons that central metal atom has, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट सेंट्रल मेटल एटम हैज। एंड इसका फॉर्मूला देखो बहुत ही सिंपल सा ही है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लो इसे आप, ठीक है, पहले आप इसे लिख लो। Effective atomic number is equal to Z minus oxidation number plus 2 into coordination number। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, ये लिख लिया क्या सभी ने? ये लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो फिर आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई करो, ठीक है, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ खास है भी नहीं। सो ट्राई let's try one more, let's try ये वाला मैं दे चुका हूँ क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कंप्लीट करो फटाफट। चेक करें, ऑब्वियसली पॉलीडेंटेट के लिए भी वैलिड है, तो वहां पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो अपने आप ही बता देगा, ठीक है। सो दिस इज 28 +0 या -0 +4 इंटू 2, ये आपका आ रहेगा 36। दिस इज 26 +0 +5 इंटू 2, दिस इज ऑल्सो 36। ये आपका आ जाएगा 26 -2 +6 इंटू 2, ये आपका आ रहेगा 36। This is 26 -3 +6 into 2, this is 35।
एंड दिस इज आयरन कोबाल्ट निकल 28 - 2 + 4 × 2, ये आपका आ जाएगा 34। चेक करो, ठीक है। अब दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, आपको बस दो और सेंटेंस ऐड करना है, ठीक है। दोज कॉम्प्लेक्सेस whose central metal atom has configuration of noble gas are more stable than those which do not have noble gas configuration, ठीक है। सेंटेंस 1 लिख लो, रट लो। लिख लिया क्या? ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, effective atomic number is not very scientific nor accurate. It is only useful for carbonyls and nitrosyls, ठीक है, लिख लो। ठीक है, आपको ये दो पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहला बात, अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, जैसे कि चलो अगर आप एग्जांपल लेते हो, ठीक है, लेट्स से बिटवीन 3 एंड 4, अगर आपको ये बताना है कि बिटवीन 3 एंड 4 विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप कौन सा आंसर दोगे बताओ? राइट, so between 3 and 4 it is expected that 3 will be more stable. Why? Because in 3 Fe has a noble gas configuration, ठीक है। so it is expected कि जिसका भी noble gas configuration जो है वो ज्यादा stable रहेगा, ठीक है। and apart from that this rule is not very scientific, आप इसको हर एक ligand के लिए यूज नहीं कर सकते हो। this has only been proven to be accurate for carbonyls and nitrosyls. is this clear? ठीक है, देन दिस इज इट फॉर टुडे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू